इसी अंधेरे का फायदा उठाकर माधव और कमला अपने साथ गहनों की पोटली लेकर चुपचाप गांव छोड़कर निकल गए। सुबह होते ही सुनार खुशी खुशी वो पुरानी मटकी लेकर साहूकार के पास पहुंचा। उसने गर्व से कहा, मालिक, देखिए कैसी अनमोल चीज हाथ लगी है। एक आदमी से ये मटकी खरीदी है। उसने बताया कि जंगल में दबी हुई मिली थी। बदले में मैंने अपनी दुकान के सारे सोने के गहने उसे दे दिए। साहूकार ने उत्सुकता से मटकी में हाथ डाला और एक सिक्का निकालकर ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने सिक्के को हल्का सा रगड़ा, उसकी सुनहरी परत उतरने लगी। ये देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गरज कर बोला, अरे मूर्ख, ये तो लोहे के सिक्के हैं जिन पर सिर्फ सुनहरी परत चढ़ाई गई है। तू बिना जांचे परखे इतनी बड़ी सौदेबाजी कराया। सुनार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर बोला, इसका मतलब माधव ने मुझे पूरी तरह धोखा दे दिया। साहूकार गुस्से में चिल्लाया। चल, अभी उसी के घर चलते हैं। दोनों तुरंत माधव के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा घर पूरी तरह खाली पड़ा था। साहूकार ने दांत भींचते हुए कहा, अब समझ आया। वो पहले ही भागने की तैयारी कर चुका था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इलाके के सरपंच से मेरी अच्छी पहचान है। अब वही उसे ढूंढ निकालेगा। कुछ ही देर बाद साहूकार और सुनार गांव के सरपंच के घर पहुंचे। पूरी घटना विस्तार से सुना दी। सारी बात सुनने के बाद सरपंच गंभीर हो गया। उसने कहा, हमारे इलाके में इस तरह की चालाकी पहली बार हुई है, लेकिन चिंता मत करो, ऐसा आदमी ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। फिर उसने साहूकार से कहा, कुछ दिनों बाद दूर दराज से कई व्यापारी यहाँ आने वाले हैं। हो सकता है वो भी उनके बीच नजर आ जाए। तब तक तुम यही मेहमान बनकर रुको। जैसे ही कोई सुराग मिलेगा, हम उसे पकड़ लेंगे। साहूकार वहीं रुक गया, जबकि सुनार मायूस होकर वापस लौट गया। इधर कई कोस दूर घने जंगल के बीच माधव और कमला चलते चलते एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुँचे। झोपड़ी के बाहर तरह तरह की सूखी जड़ी बूटियां टंगी हुई थीं। अंदर बैठे एक वृद्ध वैद्य ने उन्हें देखकर पूछा, कौन हो तुम दोनों? इस सुनसान जंगल में कैसे आ पहुँचे? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम माधव है और ये मेरी पत्नी कमला है। काम की तलाश में कई गांव घूमते घूमते यहाँ तक आ पहुँचे हैं। रात भी होने वाली है। अगर अनुमति दें तो आज की रात आपकी झोपड़ी में गुजार लें। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सही जगह आए हो। इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर अक्सर यहाँ रुकते हैं। मेरे लिए भी साथ मिल जाएगा। कमला ने आदर से कहा, सुना है आपको जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। दूर दूर तक लोग आपकी दवाइयों की तारीफ करते हैं। माधव ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मुझे भी ये विद्या सिखा दीजिए। बदले में मैं आपकी हर सेवा करूंगा। बस इतना चाहता हूँ कि मेहनत करके अपना पेट पाल सकूं। वृद्ध वैद्य ने कुछ देर दोनों को गौर से देखा। उनके व्यवहार में सादगी और विनम्रता देखकर बोले, ठीक है, अगर मन लगाकर सीखोगे तो मैं जितना जानता हूँ सब सिखाऊंगा। उस दिन से माधव और कमला वहीं रहने लगे। कुछ ही दिनों में माधव ने कई दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान और उनके गुण सीख लिए। उसकी लगन देखकर वैद्य का विश्वास भी उस पर बढ़ने लगा। एक दिन माधव झोपड़ी में रखी अलग अलग जड़ी बूटियों को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी सूखी जड़ पर पड़ी। वो उसे हाथ में उठाने ही वाला था कि वैद्य ने तुरंत रोक दिया। रुको माधव, इसे हाथ मत लगाना। माधव ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी क्या खास बात है इसमें? वैद्य ने धीमे स्वर में कहा, ये साधारण जड़ी नहीं है। अगर इसे पीसकर किसी की आंखों के पास इस्तेमाल किया जाए तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसे अपनी बेहोशी याद भी नहीं रहती। उसे बस इतना लगता है कि उसके सामने खड़ा इंसान अचानक गायब हो गया। माधव ने उत्सुकता से कहा, तभी तो कई ढोंगी और बाजीगर लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लेते होंगे। वैद्य ने गंभीर होकर सिर हिलाया। बिल्कुल, इसलिए मैं इसे हमेशा छिपा कर रखता हूँ ताकि ये किसी गलत आदमी के हाथ न लगे। लेकिन तुम पर मुझे भरोसा है।
मुझे उम्मीद है कि तुम कभी इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। इतना कहकर वैद्य दूसरी ओर चले गए। उस रात जब चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया और वृद्ध वैद्य गहरी नींद में सो गए, तब माधव धीरे धीरे उठा। उसने सावधानी से वही दुर्लभ जड़ी बूटी अपनी झोली में रख ली और बाहर आकर कमला को इशारे से बुलाया। धीमे स्वर में उसने कहा, कमला, जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो पूरा हो चुका है। यही वो जड़ी बूटी है जिसकी मुझे तलाश थी। इसकी मदद से किसी भी इंसान को कुछ समय के लिए भ्रमित किया जा सकता है। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, हमें तुरंत निकलना होगा। कमला ने पूछा, अब कहाँ चलेंगे? माधव बोला, जिस व्यापारी के आने की खबर मिली थी वो इसी रास्ते से सरपंच के गांव की ओर जाएगा। उससे पहले हमें रास्ते में ही मिलना होगा। अगर वो वैद्य की झोपड़ी तक पहुंच गया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर दोनों बिना किसी आहट के जंगल छोड़कर आगे बढ़ गए। काफी दूर चलने के बाद वे एक बड़े तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था और वहां से गुजरने वाले मुसाफिर अक्सर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहीं रुकते थे। माधव चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बोला, कमला, ये जगह हमारी योजना के लिए बिल्कुल सही है। जो भी यात्री इस रास्ते से आएगा पानी पीने के लिए जरूर रुकेगा। इतने में दूर से आपों की आवाज सुनाई दी। माधव फौरन बोला, जल्दी उस पेड़ के पीछे छिप जाओ। कमला पेड़ के पीछे छिप गई और माधव झाड़ियों में सही समय का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक सजा धजा व्यापारी वहां आया और तालाब से पानी पीने लगा। तभी माधव और अचानक व्यापारी के सामने पहुंच गया। व्यापारी उसे देखकर हैरान रह गया और बोला, अरे तुम कौन हो? अभी तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। माधव मुस्कुराया और बोला, मेरे कपड़े देखकर भी नहीं समझे? लोग मुझे करामाती कलाकार कहते हैं। तरह तरह के अद्भुत खेल दिखाना मेरा काम है। लेकिन पहले तुम अपना परिचय दो। व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरा नाम धनी राम है। मैं दूसरे प्रदेश से आया हूँ और सरपंच से मिलने जा रहा हूँ। माधव ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा, लगता है कोई बहुत कीमती चीज साथ लाए हो। धनीराम तुरंत सतर्क हो गया। इतना भोला मत समझो मुझे। मैं अपनी कीमती वस्तु किसी अजनबी को क्यों दिखाऊं? क्या पता तुम कोई ठग निकलो। माधव हंस पड़ा। ठीक है, मत बताओ। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई अनमोल चीज है तो मैं उसका हूबहू दूसरा रूप तैयार कर सकता हूँ। बस वो चीज कुछ पल के लिए मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। ये सुनते ही धनीराम के मन में लालच जाग उठा। वो सोचने लगा, अगर ये सच कह रहा है और मेरे पास एक की जगह 2 हीरे हो गए तो मेरी दौलत कई गुना बढ़ जाएगी। आखिरकार लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ हीरा निकाला और बोला, लो, यही सबसे कीमती चीज है। अगर तुम्हारी बात सच है तो इसका एक और बनाकर दिखाओ। माधव ने हीरे को देखा और मुस्कुराते हुए पहले से तैयार जड़ी बूटी का चूर्ण निकाल लिया। मौका पाकर उसने धनीराम की आंखों के सामने चूर्ण उड़ा दिया। कुछ ही पल में धनीराम बेहोश होकर गिर पड़ा। माधव ने तुरंत हीरा उठाया, कमला को इशारा किया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। थोड़ी देर बाद धनीराम को होश आया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। अरे, वो आदमी कहाँ गया? मेरा हीरा भी गायब है। उसने मुझे अपने खेल में फंसा दिया। गुस्से में वो बड़बड़ाने लगा, उसे नहीं पता कि मेरी पहचान कितनी बड़ी है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। उसी समय पानी भरने के लिए वही वृद्ध वैद्य तालाब पर पहुंचे। उन्होंने व्यापारी का परेशान चेहरा देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो? धनीराम ने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। वैद्य सब सुनते ही अचानक चौंक पड़े। उन्होंने कहा, जिस आदमी का तुम जिक्र कर रहे हो वो कोई करामाती कलाकार नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि वो माधव ही था। व्यापारी हैरान होकर बोला, आप इतना विश्वास से कैसे कह सकते हैं? वैद्य ने गहरी सांस लेकर कहा, कल रात से वो और उसकी पत्नी मेरी झोपड़ी से गायब हैं। उनके जाने के साथ मेरी सबसे दुर्लभ
जड़ी बूटी भी चोरी